हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग शिक्षण के सिद्धांत की तकनीक जो आपके पेपर कोड 113 है, यूनिट 3 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले यूनिट सेकेंड यूनिट फर्स्ट के जो मैराथन सेशन भी हो गए हैं और क्लासेस भी हो गए हैं। जो साथी पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर उस क्लास को देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो है क्लास 7 हम लोग जो है क्लास 7 आज है, और इसमें जो है आप सभी को न्यू ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन शिक्षण की नवीन जो है प्रवृत्तियाँ आप सभी को यूनिट सेकंड में पढ़ना है। शिक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ क्या है, इन सभी के बारे में, जिसमें शिक्षण विधियाँ भी सम्मिलित होंगी। शिक्षण विधियाँ के अर्थ, परिभाषाएं, उनकी आवश्यकताएं और आवश्यकताएं वगैरह जो है सम्मिलित होंगी। तो चलिए आज हम लोग जो है यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, फिर इसके मैराथन सेशन होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सभी को मेरे द्वारा किए गए मेहनत अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें कि जो है बीएड जो है 4th सेमेस्टर के लिए है। अगर आप जो साथी सेकेंड सेमेस्टर में हैं और इस क्लास को देख रहे हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए बता दें कि बीच बीच में आप सभी की भी क्लासेस चलते रहेंगे, तो आप लोग भी इस चैनल से जुड़े रहिए। सिर्फ 4th सेमेस्टर के बहुत सारे साथी जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं पर्सनली कि मैम सिर्फ आप 4th सेमेस्टर पर फोकस करती रहती हैं, सेकंड सेमेस्टर को नहीं बताती हैं। तो सेकंड सेमेस्टर पर भी ध्यान दिया जाएगा। 4th सेमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में आप सभी पहले की भी क्लासेस को देख सकते हैं। पहले के भी क्लासेस के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी क्लासेस आप लोग के लिए यूजफुल रहेंगे। और अभी जो है करंट में आप सभी को करा दिया जाए, बीच बीच में आप सभी के भी क्लासेस आते रहेंगे, तो जुड़ते रहिए। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज जो है क्लास 7th है। फर्स्ट प्रश्न है, पर्यवेक्षित विधि के उद्देश्य कौन से हैं? व्यक्तिगता पर आधारित शिक्षा, आवश्यकता अनुसार निर्देशन, छात्रों को स्वाध्यायशील बनाना, उपयुक्त सभी। अभी देखिए आप थोड़ा समझने में कि प्रश्न कितना टिपिकल दिया है, समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग शिक्षण की विधियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। शिक्षण की विधियां, अर्थ एवं परिभाषाएं देखिए यहाँ पर। शिक्षण नीतियां तथा शिक्षण विधियां दोनों के अपनी विशिष्ट क्षेत्र या अर्थ होता है। कभी कभी आप सुने होंगे शिक्षण नीतियां, शिक्षण विधियां, ये दोनों का विशिष्ट अर्थ होता है। शिक्षण नीति का भी अलग होता है और शिक्षण विधियां का भी अलग होता है। भ्रमवश बहुत से लोग इन्हें एक दूसरे के जो है प्राय शब्द मान लेते हैं। शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। जैसे पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती है, उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। दूसरे शब्दों में पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली के जो है शिक्षण विधि कहा जाता है। पाठ्य वस्तु के प्रशिक्षण की शैली को क्या कहा जाता है? तो शिक्षण विधि जो है कहा जाता है। तो शिक्षण विधियां जो होती है वो किससे संबंधित होती है? तो पाठ्य वस्तु से जो है संबंधित होती है। किसे? तो पाठ्य वस्तु से संबंधित होती है। विधि जो है अंग्रेजी भाषा के मेथड शब्द का प्राय है। किसका प्राय है? तो मेथड शब्द का जो है प्राय है। मेथड शब्द जो है लैटिन भाषा की, किस भाषा की? तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा कि किस भाषा से? तो लैटिन भाषा की। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है लैटिन भाषा की। यहाँ पर बहुत सारे साथी लैटिन को जगह पर ग्रीक भाषा का यूज कर देते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि विधि जो है अंग्रेजी में, इसको तो मेथड सबको पता होगा, लेकिन किस भाषा के? तो लैटिन भाषा के। इस पॉइंट को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ क्या होता है? मोड या वेव होता है। क्या होता है? मोड या वेव होता है। रास्ता अथवा माध्यम होता है। क्या होता है? रास्ता अथवा माध्यम होता है। प्रोफेसर एन वैद के अनुसार इन्होंने कहा कि हेयर इट मीन्स मेथड्स ऑफ
delivering knowledge and transmitting of a scientific teaching skill by a teacher to his pupils and their comprehension and application by them in the process of study and learning। किसने कहा? तो प्रोफेसर एन वैद के अनुसार, लेकिन परिभाषाएं आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये आप बहुत ही कम जो है आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो अब हम लोग शिक्षण विधिया को तो देख लिए, लेकिन शिक्षण जो नीति होती है वो अलग होती है, इससे जो है डिफरेंस होती है। शिक्षण नीति अलग हो जाती है और शिक्षण विधि जो है अलग होती है। शिक्षण विधिया जो है एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षण विधिया का ज्ञान हो। शिक्षक के जो है आवश्यक है कि उसके शिक्षण विधिया के बारे में उसको जो है ज्ञान हो, ताकि वो आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी उपयुक्त विधि का प्रयोग कर अपने शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से चला सके। शिक्षण विधियां शिक्षक का मार्गदर्शन करती है, और शिक्षण विधियां जो है शिक्षण का क्या करती है? तो मार्गदर्शन करती है कि वो अपने छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा जो है प्रदान करे, बच्चे को जो है किस प्रकार से शिक्षित करे। यह सत्य है कि जिस प्रकार से सही रास्ते के अभाव में एक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता है, उसी प्रकार बिना उचित शिक्षा विधि के प्रयोग से छात्रों को सही ज्ञान जो है नहीं दिया जा सकता है। जिस प्रकार देखते हैं कि बहुत सारे छात्रों को सही शिक्षा जो है सही दिशा में शिक्षा नहीं मिल पाती है, उसी प्रकार से जो है बिना उचित विधि के प्रयोग के छात्रों को सही ज्ञान जो है नहीं दिया जा सकता है। शिक्षण विधिया के प्रकार देख लेते हैं। अभी आप सभी को मेथड ही पढ़ना है, टीचिंग मेथड्स ही पढ़ना है। इसमें समस्या समाधान विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्टली आपके प्रश्न आ भी सकते हैं कि समस्या समाधान विधि जो है किसने दिया है। प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में कि समस्या समाधान विधि जो है किसने दिया है। समस्या समाधान विधि जो है निम्न रूपों में जो है समझा जा सकता है। जेम्स एम ली के अनुसार जो कहा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज जनरल एजुकेशन मेथड रेदर देन ए स्पेसिफिक जो है पेडागोजिकल टेक्निक, इट इज प्रोबली द मोस्ट प्रोडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। समस्या पद्धति जो है पूर्णतया नवीन है। समस्या पद्धति जो है यह क्या है? पूर्णतः नवीन है। यह भी पॉइंट को जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, अगर आप नोट कर रहे हैं तो जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इस पॉइंट को आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलिए। करें कि सुकरात ने आध्यात्मिक संवादों में इसका जो है प्रयोग किया था। और सुकरात ने कहाँ प्रयोग किया था? आध्यात्मिक संवादों में। ऐसे तो डायरेक्ट आपके प्रश्न अभी तक तो बनते आ रहे हैं कि समस्या समाधान विधि किसने दिया है, लेकिन समस्या समाधान विधि का प्रयोग तो सुकरात ने किया था, लेकिन किसके लिए जो किया था? तो आध्यात्मिक संवादों के लिए किया था। किसके लिए? तो जो है आध्यात्मिक संवादों के लिए। सेंट थॉमस ने भी जो है इसका प्रयोग किया था, और सिर्फ सुकरात ने नहीं, सेंट थॉमस भी जो है इसका प्रयोग किया था। अगर समस्या समाधान विधि में सेंट थॉमस भी दिया हो तो इस बात को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट थॉमस भी सही होगा। इसका प्रयोग किया था, परंतु आधुनिक युग में विचारशील शिक्षकों तथा विचारकों ने इनको जो है एक शैक्षिक साधन के रूप में स्वीकार किया। और इनको जो है किस रूप में स्वीकार किया? तो शैक्षिक साधन के रूप में स्वीकार किया है। शैक्षिक विधि के रूप में नहीं, बल्कि शैक्षिक साधन के रूप में किसको स्वीकार किया है? तो सेंट थॉमस को स्वीकार किया है। प्रमुख कैथोलिक शिक्षक जॉर्ज जॉनसन ने लिखा कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग उसके समक्ष वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा उनको जो है उनके समाधान के लिए अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान करना। उनके समाधान के लिए अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान। समस्या समाधान की विशेषताएं, यह जीवन के अनुरूप है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि इसकी जो विशेषताएं हैं, यह जीवन के जो है अनुरूप है। यह मानसिक कुशलता, धारणाओं, वृत्तियों, आदतों के विकास में सहायक है। यह रुचि को जागृत करती है। और समस्या समाधान जो है क्या करती है? तो रुचि को जागृत करती है।
इसका कारण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। यह छात्रों को समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराती है और छात्रों के समस्या समाधान के लिए जो है विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराती है। यह छात्रों की वृत्तियों तथा विद्यालय भवनों दोनों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? तो विद्यालय भवन को भी प्रभावित करती है और वृत्तियों को भी जो है प्रभावित करती है। कौन प्रभावित करता है? तो समस्या समाधान विधि जो है प्रभावित करता है। यह छात्रों के मुद्रित पृष्ठों मूल्यांकनों करने योग्य बनाती है। छात्रों को मुद्रित पृष्ठों तथा यह छात्रों को मुद्रित पृष्ठों का मूल्यांकन करने योग्य बनाती है। छात्रों के मुद्रित पृष्ठों का मूल्यांकन करने की जो है योग्य बनाती है। यह छात्रों में उदारता एवं सहिष्णुता में गुणों को विकसित करती है और छात्रों में उदारता एवं सहिष्णुता के गुणों को जो है विकसित करती है। समस्या समाधान का व्यक्तित्व के विकास में विशेष महत्व है और समस्या समाधान का जो है व्यक्तित्व में इसका विशेष महत्व है। समस्या समाधान विधि कार्य प्रणाली मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है प्राणियों द्वारा अपने अन्मुख आने वाले समस्याओं का समाधान करते समय अनेक विभिन्न प्रकार की विधियां व्यूह रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ जो है विधियां निम्नलिखित है। अनसीखा तथा आदतजन्य व्यवहार विधि। अनसीखा तथा आदतजन्य व्यवहार विधि थोड़ा महत्वपूर्ण। अनसीखा तथा आदतजन्य व्यवहार विधि, इसमें क्या होता है? अनलर्न्ड एंड हैबिचुअल बिहेवियर मेथड। समस्या समाधान की यह विधि वातावरणीय परिस्थितियों पर आधारित न होकर, किस पर नहीं आधारित होती है? तो वातावरण की परिस्थितियों पर आधारित न होकर जन्मजात प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। यह भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे देखने को मिलते हैं सिर्फ वातावरण से संबंधित रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि समस्या समाधान एक ऐसी विधि है जो वातावरणीय से संबंधित नहीं रखता है लेकिन जन्मजात प्रवृत्तियों से पर जो है आधारित होता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी फूलों का जो है रस चूसकर अपने भोजन की आवश्यकता का समाधान करती है। मधुमक्खियाँ क्या करती है? फूलों पर बैठकर जो है रस को चूसती है। तो कैसे किस प्रकार से करती है? तो वह भोजन की आवश्यकता जो है अपने समाधान करती है। वो ढूंढती रहती है कि कहाँ हमें भोजन मिल जाए। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये तो थॉर्नडाइक के आप लोग पढ़े भी होंगे। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर मेथड। इस विधि में जो है प्राणी अपनी समस्या के समाधान का प्रयास त्रुटियां करके करता है। प्राणी तब तक प्रयास करता रहता है जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। थॉर्नडाइक के द्वारा जो है भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयास और त्रुटि द्वारा जो है समस्या समाधान एकटी के द्वारा समस्या समाधान का ही एक उदाहरण है। कौन? तो थॉर्नडाइक की जो बिल्ली प्रयास और त्रुटि विधि। देखते हैं कि जब अगर हमारे पास भी कोई मुश्किल काम आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रयास करते रहते हैं। गलतियां भी होती है, सुधारते भी हैं, फिर गलतियां होती है, सुधारते हैं और करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि कब हम गलतियां करना छोड़ दिए हैं। तो जो कुछ भी किया जाता है तो उस गलती तो होती रहती है, तो उसको सुधारने के जो है पूर्णतः प्रयास किया जाता है। और यही इसमें बताने का प्रयास किया है कि प्रयास और त्रुटि की विधि के द्वारा भी बच्चे जो है सीखते रहते हैं। बच्चे गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर गलती करेंगे, वो प्रयास करते ही रहेंगे। क्या करें? अंतःदृष्टि विधि। अंतःदृष्टि विधि जो है, इस विधि का प्रयोग, अंतःदृष्टि विधि जो है, इस विधि का प्रयोग उच्च स्तरीय प्राणियों तथा मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। इस विधि में प्राणी अपने जो है सम्मुख उपस्थित
समस्यात्मक परिस्थितियों पर पूर्व रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि का सूझबूझ की समस्या का समाधान जो है खोजता है। इसमें अंतर्दृष्टि का सूझबूझ जो है क्या करते हैं, तो यह उच्च स्तरीय के प्राणियों के लिए है कि जो कुछ भी समस्या आएगा तो पहले उसको सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसकी समस्या के लिए जो है करेंगे, यानी कि एक ही बार में उसको जो है फाइनल कर लेंगे, पहले सोचेंगे, समझेंगे तब। और इसमें क्या है, प्रयास और त्रुटि में पहले तो कोशिश करते रहेंगे, गलती होगी फिर सुधारेंगे, फिर गलती होगी फिर सुधारेंगे। वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि वैज्ञानिक विधि वस्तुतः समस्या समाधान की एक आधुनिक विधि है। कैसी विधि है, तो आधुनिक विधि है जिसका प्रयोग करके प्रगतिशील मानव अपनी समस्याओं का समाधान करता है। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक जो है हाउ टू थिंक, यह भी इनकी पुस्तक के नाम याद रखिएगा, क्या कह रहे हैं कि हाउ टू थिंक, क्या हाउ टू थिंक में वैज्ञानिक विधि के निम्नलिखित 5 सोपान इन्होंने बताए हैं। कितने सोपान बताए हैं, तो 5 सोपान बताए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किसने, तो जॉन डीवी ने, यह भी पॉइंट को नोट रखिएगा। किसने, तो जॉन डीवी ने। बुक कौन सा है, तो हाउ वी थिंक, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कितने सोपान दिए हैं, तो 5 सोपान दिए हैं। कौन कौन सा है, तो समस्या से परिचित कराना। सबसे पहले क्या कराना होता है, तो समस्या से परिचित कराना, आइडेंटिटी कराना, समस्या क्या है उससे सबसे पहले परिचित कराना। फिर परिकल्पना का निर्माण करना, और दूसरा इन्होंने कहा कि परिकल्पना का जो है निर्माण करना। तीसरा कहा कि तथ्यों का संकलन एवं व्यवकलन का विश्लेषण करना, और तीसरा इन्होंने बताया कि विश्लेषण करना, तथ्यों का संकलन करना, व्यवस्थापन करना, विश्लेषण करना, फिर निष्कर्ष प्राप्त करना, और चौथा इन्होंने बताया निष्कर्ष प्राप्त करना। पांचवा कहा कि परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण कराना, और परिकल्पना की विशिष्ट स्थिति में जो है परीक्षण कराना। तो ये था आप सभी के समस्या समाधान विधि के बारे में। थर्ड सेमेस्टर में आप सभी इन सभी शिक्षण विधियों के बारे में पढ़े हैं। थोड़ा से हम लोग प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, जो योजना विधि है किसने दिया था, तो सभी को याद भी होगा। अभी तक जो पढ़ाई तो अभी तक आप लोग की छुट्टी नहीं है, लेकिन आप लोग को याद भी होगा किसने दिया है, तो किलपैट्रिक भाई साहब ने दिए हैं। तो इनके बारे में थोड़ा से हम लोग जानते हैं। प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि, जो मेन पॉइंट है आपकी बुक से छांट कर लेकर आया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग के भी महत्वपूर्ण रहेगा और सब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। जो आप लोग को सब्जेक्टिव लिखने के लिए आता है ना, उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो रहेगा ही। जो मेन पॉइंट है आप सभी को वही इसमें कवर कराया जाएगा आज शिक्षण विधिया में। तो प्रोजेक्ट विधि जो है क्रिया के द्वारा ज्ञान के सिद्धांत पर अमेरिका में, ध्यान दीजिएगा कहाँ, अमेरिका में एक शिक्षण विधि विकसित हुई जिसे जो है प्रोजेक्ट योजना विधि कहा गया। और यह भी प्रश्न आ सकता है कि प्रोजेक्ट या योजना विधि जो है कहाँ विकसित किया गया है, तो अमेरिका में जो है विकसित किया गया है। जॉन डीवी ने जो है प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित योजना विधि, ध्यान दीजिएगा जॉन डीवी भी दिए हैं, लेकिन जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर, तो जॉन डीवी के, ध्यान दीजिएगा, प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित योजना विधि। और W.H. किलपैट्रिक द्वारा जो है सन 1918 में प्रतिपादित की गई थी। और कब की गई थी, तो 1918 में। डेट इस बार याद रखिएगा, पिछले बार तो आप सभी किलपैट्रिक के टिक लगा रहे थे कि प्रोजेक्ट विधि तो किलपैट्रिक दिया है, लेकिन थोड़ा सा आप सभी के डीपली पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आप लोग को प्रोजेक्ट विधि और समस्या समाधान विधि, इन सभी विधियों के बहुत ही डिटेल्स में आप लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर इस डेट को भी याद रखिएगा कि 1918 में प्रतिपादित की गई थी। कब की गई थी, तो 1918 में इसको प्रतिपादित की गई थी। विभिन्न देशों में इस विधि का प्रयोग जो है शिक्षण में सरलता पूर्वक किया गया है, और विभिन्न देशों में इसको सरलता पूर्वक किया गया है। विलियम किलपैट्रिक ने इस बात पर जो है बल दिया कि बालक का संपूर्ण शिक्षण उसकी स्वयं की कार्य प्रणाली तथा उनके अनुभव पर जितना आश्रित होगा
उतना ही वह ज्ञान छात्र के लिए अस्थायी होगा। यह विधि जो है करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। और यह भी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कौन सा विधि जो है करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सा विधि आधारित है? तो करके सीखने के सिद्धांत पर जो आधारित है विधि वह प्रोजेक्ट विधि है। यह प्रोजेक्ट विधि है। यह विधि जो है छात्र को वह जो है स्वाभाविक परिस्थितियां प्रदान कराती है जिसमें वह उद्देश्यपूर्ण किसी समस्यात्मक कार्य को सजीवता से पूर्ण करने में सफल होता है और सजीवता से पूर्ण करने में जो है सफल होता है। और प्रोजेक्ट विधि जो है प्रोजेक्ट प्रणाली का श्रेय ग्रहण करने का इसका उद्देश्य था कि बालक जीवन के किसी भी कार्य की परिस्थितियों का स्वयं आकलन करे। बालक जो है कि कोई भी कार्य हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो स्वयं जो है आकलन करे, फिर यह निर्णय करे कि उस कार्य को करना उसके लिए आवश्यक है अथवा नहीं है। वह बच्चे जो है स्वयं निर्णय करे। तो प्रोजेक्ट विधि लाने का यही मकसद था, श्रीगृह से यही करना था कि बच्चे स्वयं जो है सोचे कि इस कार्य को करना है या नहीं करना है। वो स्वयं जो है निर्णय लें। किलपैट्रिक जो है अपने पुस्तक फंडामेंटल्स ऑफ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक इनकी जो है फंडामेंटल्स ऑफ मेथड में 4 प्रकार की योजना का उल्लेख किया है। किलपैट्रिक आपके जो है इस बार के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रोल निभाने वाले हैं, तो अच्छे से किलपैट्रिक जो है इन्होंने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में 4 प्रकार की योजना का उल्लेख किया है। फाउंडेशन ऑफ मेथड में इन्होंने 4 प्रकार की योजना का उल्लेख किया है। रचनात्मक योजना का, उत्पादनात्मक योजना, अभ्यासात्मक योजना, समस्यात्मक योजना, ये 4 प्रकार के योजना का उल्लेख कहाँ किए हैं? तो फाउंडेशन ऑफ मेथड किसकी पुस्तक है? तो फाउंडेशन ऑफ मेथड जो है किलपैट्रिक की पुस्तक है। योजना विधि के वर्गीकरण जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। योजना विधि जो है सबसे पहले यहाँ पर देखिए, योजना विधि जो है 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक छात्र स्तर के अनुसार से, एक समय के अनुसार से, एक विषय के अनुसार से। छात्र के अनुसार योजना की जो है 2 रूपों में विभाजित आप कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है व्यक्तिगत योजना और एक जो हो जाएगा सामूहिक योजना। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत योजना में आप इसमें छात्र की रुचि जान सकते हैं, मानसिक स्तर, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखते हुए योजना का चयन का अवसर दिया जाता है। इसमें वह समस्या का आधार पर क्रियान्वित कर निष्कर्ष निकालने हेतु उत्तरदायित्व होता है। उदाहरण के लिए मानचित्र हो गया, समय रेखा हो गया, चित्र हो गया, मॉडल हो गया आदि का जो है निर्माण करना। इन सभी का जो है निर्माण व्यक्तिगत योजना में कर सकते हैं। सामूहिक योजना में क्या होता है कि इसमें समस्या की योजना समूह को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। सामूहिक योजना इसमें क्या होता है? समस्या की योजना समूह के ध्यान में रखकर जो है बनाई जाती है। योजना का पूर्व करने का उत्तरदायित्व जो है समूह के सभी छात्रों को होता है। उदाहरण के लिए विद्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंक, उत्सव का आयोजन आदि, इन सभी का जो है आयोजन एक समूह में किया जाता है। तो समूह योजना पूरे समूह को ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो है किसी एक बच्चे पर ध्यान रखा जाता है व्यक्तिगत योजना में, और समूह योजना में सभी का जो है ध्यान रखा जाता है। समय अनुसार की योजना, इसको भी जो है 2 भागों में, इसको 2 स्तर में किया गया है। एक लघु जो है योजना और एक जो होता है बृहद योजना। एक जो हो गया क्या होता है लघु और एक जो हो गया बृहद योजना। अब लघु योजना जो होता है ऐसी योजना जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से क्रियान्वित हो, 2 से 7 दिनों की अल्प अवधि में समाप्त हो। क्या है लघु योजना जो है 2 से 7 दिनों में समाप्त हो जाए। लघु योजना है श्रेणी में आती हो।
उदाहरण के लिए सर्वकार्य, चार्ट, मॉडल आदि का जो है निर्माण करना। और बृहद योजना होती है एक ऐसी योजना जिसका क्रियान्वित 1 सप्ताह तक चलता रहेगा, अधिक अवधि से पूर्ण हो सकता है और भी अधिक समय इसमें लग सकता है, अर्थात जिसकी क्रियान्वित में अधिक से अधिक दिनों का निरीक्षण सम्मिलित होकर परिणाम प्राप्त हो। उदाहरण के लिए बागवानी कार्य, बागवानी में पौधे जब आप लगाते हैं तो उसमें बहुत समय लग सकता है फल देने में। सुलेख कार्य आदि जो है ये सभी बृहद योजना में आती हैं। समस्यात्मक योजना, रचनात्मक योजना, अभ्यासात्मक योजना, उपभोग्यात्मक योजना। और तीसरा योजना जो है विषय अनुसार योजना। तीसरा जो है विषय अनुसार योजना। विषय अनुसार योजना में क्या होता है, तो इसमें इस योजना में देखा जाए तो इसमें क्या होता है, विषय अनुसार में इस दृष्टि में से विद्वानों ने निम्न प्रकार से जो है वर्गीकृत। थॉमस एम रिस्क ने इसे जो है अग्र वर्गों में बांटा है। और विषय अनुसार योजना जो है इसको थॉमस एम रिस्क ने, किसने, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इनसे जो संबंधित है, थॉमस जो है संबंधित है, थॉमस एम रिस्क ने अग्र वर्गों में इसको बांटा है। कितना अग्र वर्गों में बांटा है? उत्पादनात्मक योजना और सीखने से संबंधित योजना। उत्पादनात्मक योजना और सीखने से संबंधित योजना में बांटा है। तो ये था आप सभी के प्रोजेक्ट विधि के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा पर्यवेक्षण विधि के बारे में समझते हैं। पर्यवेक्षण विधि जो है सरप्राइज्ड मेथड। पर्यवेक्षण विधि की एक ऐसी विधि है जिसमें परंपरागत शिक्षण के दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण के दोषों को जो है दूर करने का इसमें क्या किया जाता है, तो प्रयास किया जाता है। इसमें शिक्षक अध्ययन करने के स्थान पर पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाता है। कुछ विद्वान इसे जो है निर्देशित अध्ययन विधि, डायरेक्ट स्टडी मेथड भी कहते हैं, और निर्देशित अधिगम विधि जो है इसको कुछ विद्वान कहते हैं। यह भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। निर्देशित अधिगम विधि, डायरेक्ट स्टडी मेथड। क्लासमियर ने पर्यवेक्षण अध्ययन की परिभाषा देते हुए कहा कि पर्यवेक्षण अध्ययन क्लास में छात्र अध्यापक द्वारा दिए गए कार्य, छात्रों द्वारा की गई क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत योजनाओं पर कार्य करते हैं। तो अध्यापक प्रत्येक छात्र की सहायता करता है। शैक्षिक क्लास का आधा और कभी कभी आधे से भी अधिक क्लास पर्यवेक्षण अध्ययन हेतु और शेष वाद विवाद, व्याख्या आदि के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। मॉरिसन द्वारा दिए गए जो है बोध स्तर की शिक्षण में योजना में भी विद्यार्थी जो है स्वयं अध्ययन करते हैं। बोध स्तर जो है मॉरिसन के द्वारा जो दिया गया था तथा शिक्षक उनका जो है मार्गदर्शन करता है। सन 1971 में डेजी मॉरिसन जॉन ने इस पद्धति का सुझाव प्रस्तुत किया और 1971 में डेजी मार्विल जॉन ने जो है इस पद्धति का सुझाव सिर्फ प्रस्तुत किया है। जॉन ने जो है पर्यवेक्षण अध्ययन में विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री के प्रयोग तथा पाठ्य पुस्तक के प्रयोग आदि का सुझाव दिया है। इसमें प्रत्येक छात्र को अपनी आवश्यकता अनुसार, योग्यता अनुसार आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है, क्योंकि इस अध्ययन में छात्रों को समस्या समाधान हेतु शिक्षक द्वारा प्रेरित किया जाता है। यो निर्देश कम से कम जो है इसमें दिया जाता है और निर्देश जो है इसमें कम से कम जो है दिया जाता है। अन्वेषण विधि, डिस्कवरी अप्रोच अन्वेषण विधि के बारे में भी आप सभी पढ़े हैं। अन्वेषण उपागम अनुदेशन की एक वैज्ञानिक विधि है। शिक्षक में अन्वेषण उपागम के उपयोग का जॉन डेवी जो है को जाता है। किसको जाता है? अन्वेषण विधि जो है जॉन डेवी को जाता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और जिन्होंने अपने प्रकाशन हाउ वी थिंक में निष्क्रिय अधिगम के लिए एक वैकल्पिक उपागम जो है प्रस्तुत किया।
20वीं शताब्दी में अधिगम और चिंतनशील चिंतन के प्रतिपादक जॉन डेवी कहते हैं कि ज्ञान अन्वेषण का एक परिणाम है। ज्ञान क्या है? अन्वेषण का एक परिणाम है और भविष्य के अन्वेषण का साधन है। और भविष्य के अन्वेषण का जो है साधन है, किसने कहा है? तो जॉन डेवी। ये परिभाषा है, थोड़ा सा इसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जॉन डेवी जो है इन्होंने अन्वेषण उपागम दिए हैं और इन्होंने परिणाम और साधन के बारे में थोड़ा बताए हैं। समस्या सामान्यतः कहा जाता है कि ज्ञान और समझ के खोज करने की प्रक्रिया अन्वेषण में समस्याओं को पहचानने, प्रश्नों के पूछने, उत्तरों को प्राप्त करने की क्रिया शामिल है। यह जो है कई प्रकार की किया जा सकता है, जैसे कि प्रकृति का अवलोकन करना, परिणामों का पूर्वानुमान कराना, चरों का विश्लेषण कराना, परिस्थिति का विश्लेषण कराना और अभिकथनों का मूल्यांकन कराना, अन्वेषण में दूसरों के साथ शीर्षक पर चर्चा करना और अन्वेषण में दूसरों के साथ जो है शीर्षक पर चर्चा करना, मुद्रित सामग्री को पढ़ाना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कराना और प्रयोगशाला में प्रेक्षण करना, चीज़ों को जानने के लिए नए ज्ञान की खोज करने का प्रयास करना और उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्यांकन को सम्मिलित किया जा सकता है। अन्वेषण शिक्षण बहुत ही जो है प्रक्रियाओं या मानसिक गतिविधियों को शामिल कर सकता है। एक निश्चित समय से कुछ महीनों तक ही समय सीमा हो सकती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि ये अधिगम क्रियाकलाप शिक्षार्थियों द्वारा उनके स्वयं के प्रश्न पूछने से प्रारंभ होती है और उनके बच्चे को जो है स्वयं के प्रश्न पूछने से जो है प्रारंभ होती है। तो ये था अन्वेषण विधि के बारे में। और अन्वेषण विधि के जो है बहुत सारे चरण भी होते हैं, बहुत सारे चरण नहीं, इनकी 5 जो चरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सा? तो पहला जो इसका चरण होता है अनुकूलन। क्या होता है? पहला जो चरण होता है जिसमें अनुकूलन बनाए रखना, बच्चे जो है अनुकूलन बनाए रखते हैं, तो अनुकूलन होता है। दूसरा चरण होता है संप्रत्ययीकरण, तीसरा जो होता है शोध होता है, चौथा निष्कर्ष होता है, पांचवा जो होता है परिचर्चा। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। फर्स्ट होता है अनुकूलन होता है, सेकंड जो होता है संप्रत्ययीकरण होता है, तीसरा जो होता है शोध होता है, चौथा जो होता है निष्कर्ष होता है और पांचवा जो होता है परिचर्चा होता है। पांचवा क्या होता है? तो परिचर्चा होता है। तो ये था आप सभी के जो है अन्वेषण विधि के बारे में। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। समय भी ज़्यादा लग गया क्योंकि सब्जेक्टिव में तो समय लगता ही है और इसमें आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। जो आपके दिक्कत होंगे जिस चीज़ में कि हाँ इसका ये नहीं होता है, इसका ये होता है, तो वो सभी भी आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पर्यवेक्षण विधि के उद्देश्य कौन कौन से? अभी हमने पर्यवेक्षण विधि के बारे में पढ़े। पर्यवेक्षण विधि सरप्राइज्ड मेथड, जिसमें निर्देशित अध्ययन विधि भी कहा जाता है। तो व्यक्तिगता पर आधारित शिक्षा होता है, आवश्यकता अनुसार भी होता है, छात्रों के स्व अध्ययनशील बनाना होता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपनाम को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम को जो है किस नाम से जाना जाता है? निरीक्षित जो है निरीक्षण से, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि से, परिकल्पना एवं उपचारी विधि से, इस सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सभी से जो है जाना जाता है। मेज या दरवाजे के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों के शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण कराना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, बाइनिंग एवं बाइनिंग का जो है कथन है। तो ये था आप सभी के ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव। आज जो है आप सभी के ज़्यादा सब्जेक्टिव पर फोकस किया गया है।
आप सभी को सेशन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप ही के फ़ायदा है, जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, आप सभी के एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि जून में तो आप सभी के कंफर्म है, या तो फर्स्ट वीक में या तो लास्ट वीक में जून में कंफर्म है कि आप सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।